आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन का ये सेकंड या थर्ड लेक्चर है। इसके पहले सेकंड में हमने रोटेशनल मोशन के डेरिवेशन किए थे और फर्स्ट में हमने उसके बारे में ट्रांसलेशनल क्या है, रोटेशनल क्या है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लेनर मोशन क्या होता है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा वैसे ही फील होता है जैसे हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फोर्स और मास के रिलेशन बताए जाते थे। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि टॉर्क क्या है, तो आपने टॉर्क में पढ़ा था बेटा कि टॉर्क होता है R क्रॉस F। मतलब कोई एक एक्सेस ले लीजिए, सपोज दैट हमारे पास एक एक्सेस है, इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा R है और हमने यहां पर फोर्स लगाया F। तो याद रखना कि जो हमारी R होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। हमेशा कैसा लेना है? लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर लेना है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम उसको पहले परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? R क्रॉस F। अब इससे हमने प्रूविंग की थी। फिर बेटा अब आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपको एक मालूम है कि फ्रिक्शन क्या है, तो हम कहते हैं फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी विच इज अपोज ऑफ द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। वैसे ही बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। अब रोटेशनल मोशन क्या है? तो रोटेशनल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस को फिक्स मानकर उसके अराउंड रिवॉल्व करता था, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। सपोज दैट ये प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, सारे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करते हैं। इसका मतलब है कि सन सभी का फोकस है। इसका मतलब है सन एक फिक्स क्लास है, एक फिक्स ऑर्बिट है, एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अराउंड में कौन रिवॉल्व हो रहा है? अर्थ रिवॉल्व हो रही है। अगर अर्थ रिवॉल्व हो रही है तो अर्थ के रोटेशन में भी तो कोई ना कोई होगा जो अपोज करेगा। तो जो अपोज करता है इन द रोटेशनल मोशन, उसको बेटा हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी इन द रोटेशनल मोशन विच इज अपोज ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल मोशन होता है किसी के रिलेटिव में, किसी के रेस्पेक्ट में, उसको ये क्या करता है? अपोज करता है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी है। यहाँ दो स्पेशल बातें क्या है? सबसे पहले जो सबसे मेन बात ये है बेटा कि हमको हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है? मास कैसा है? मास कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी एक सरफेस पर एक जगह आ गया? अगर कंटिन्यू मास है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। अगर मास वेरिएशन कर रहा है, अलग अलग दे रहा है, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैंने इसको रोटेशन कराना स्टार्ट किया। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कि एक मास m1 है जो बच्चा कितनी डिस्टेंस पर है? r1 डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर बेटा मास m2 है जो बेटा कितनी डिस्टेंस पर है? r2 डिस्टेंस पर है। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालें तो सिंपल सा फॉर्मूला I इक्वल सिग्मा mr स्क्वायर। I इक्वल क्या है? सिग्मा mr स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो मैंने r1 एंड r2 टेकन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर परपेंडिकुलर। क्या r1 r2 जो आप ले रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर हैं? तो होने ही चाहिए। अगर परपेंडिकुलर अप्लाई नहीं करोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। तो पहले डेफिनेशन की नॉर्मल बात कर लें तो हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं बेटा? द एल्जेब्रिक सम, ये एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहां से बेटा? अराउंड फिक्स्ड एक्सेस। कैसा होना चाहिए? विच आर परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसा होना चाहिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जरा इस बात को और समझो बेटा, हमने सिंपल सा फॉर्मूला बनाया I इक्वल सिग्मा mr²। ये फॉर्मूला तब है जब मास m1, m2, m3, mn डिफरेंट थे, आर द डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन बाय चांस कि कंटिन्यूअस मास होता तो कंटिन्यूअस मास के लिए फॉर्मूला बदल जाता है और उस जगह बेटा फॉर्मूला यहां अप्लाई होता है डी आई इक्वल इंटीग्रल सिग्मा इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। ये m क्या बन गया, dm बन गया। r की जगह x लिख सकते हो, आप r भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो i कितना मिलेगा, di। तो ये इंटीग्रल मास है। इंटीग्रल मास की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब रिंग डिस्क हम प्रूफ कराएंगे तब। अभी आप इसकी बात करेंगे कि i क्या है, सिग्मा mr²। बेटा इस डिफरेंट सिस्टम को बनाना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, m1r1² प्लस बेटा m2r2² अप टू बेटा mnrn²। वैसे क्वांटिटी कैसी है तो क्वांटिटी टेंसर, लेकिन बुक्स में अगर टेंसर नहीं देता है तो आपको स्केलर लिखना पड़ेगा। टेंसर कौन सी क्वांटिटी है, जिसकी सेल्फ डायरेक्शन होती है। यहां देखो हर मास की एक सेल्फ डायरेक्शन है। m1 है तो r1 डिस्टेंस पर है, और m2 है तो r2 पर है, m3 है तो r3 पर है। इसका मतलब सबका सेपरेशन अलग अलग है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इसीलिए इस क्वांटिटी को टेंसर कहते हैं। टेंसर मींस वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तो होती है बट सेल्फ डायरेक्शन होती है। सेल्फ का मींस वो अपने एक्सिस के अराउंड चेंज करता रहता है, तो क्वांटिटी टेंसर होती है। तो स्पेशली ये क्वांटिटी कैसी है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड इट हैव आल्सो डायरेक्शन बट इट हैव सेल्फ डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन स्वयं की होती है, एक पूरे सिस्टम की नहीं होती। जब हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन को फॉलो करे। हमने कहा हम नॉर्थ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के जितने भी हिस्से हों वो सब नॉर्थ को चलेंगे। लेकिन बाय चांस किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारे मास अलग अलग दिए हैं, कोई m1, m2, m3 सब अलग अलग दिए हैं। इसका मतलब है कि हर पार्टिकल का अपनी अपनी डिस्टेंस है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्वांटिटी टेंसर बन जाती है। अब टेंसर को बुक्स में या एग्जाम्पल में या मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन टेंसर नहीं देता है, तो हम लोग किसको टिक कर देते हैं, स्केलर क्वांटिटी को टिक कर देते हैं। क्योंकि टेंसर क्वांटिटी जितनी भी होती हैं वो वेक्टर नहीं होती, वो सब किसमें इंक्लूड की जाती हैं, स्केलर क्वांटिटी में। तो ये क्वांटिटी है कैसी बेटा, टेंसर क्वांटिटी। क्वांटिटी किसमें आती है, टेंसर में। अगर टेंसर आपको नहीं देगा तो आप क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी। आप इसके डायमेंशन या यूनिट निकाल सकते हैं, kg इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा इसकी यूनिट हो गई kg इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन हो गई बेटा ml2, kg की m और l की बेटा कितनी हो गई, l2 हो गई। अब यहां पर एक थोड़े समझना, दो बातें हमने पढ़ी बेटा, एक पढ़ा लीनियर और दूसरा पढ़ा हमने रोटेशनल। इससे पूरी बात आपको कंफर्म हो जाएगी। बताइए, लीनियर में डिस्टेंस होती है s और रोटेशनल में डिस्टेंस होती है थीटा। लीनियर की वेलोसिटी है v और रोटेशनल की वेलोसिटी है ओमेगा। लीनियर का एक्सीलरेशन a और रोटेशनल का एक्सीलरेशन अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, लीनियर का फोर्स F, रोटेशनल का फोर्स टॉर्क। लीनियर का फोर्स होता है F और रोटेशनल का होता है टॉर्क। क्या आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास को क्या रखो, कांस्टेंट। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के। मतलब फोर्स को कांस्टेंट रखो तो F इक्वल ma। जब बेटा मास कांस्टेंट, तो बेटा एक बात सोच के बताओ, एक्सीलरेशन तो एक टर्म है जो बॉडी को एक्सीलरेट कराता है या इंक्रीज स्पीड से चलाता है। लेकिन थोड़ी सी सोचो कि मास किसका फैक्टर है, फोर्स का ना। मास किसका फैक्टर, फोर्स का। जरा हम यहां पर एक काम करके देखें, इस फिगर में या कोई अलग फिगर बनाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम इस सिस्टम पे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने पार्टिकल्स बहुत सारे ले लिए, ये m1 है, ये बेटा r1 हो गया, ये बेटा m2 है, ये r2 हो गया, यहां पर हमने m3 लिया और ये बेटा r3 हो गया। ठीक है,
जरा बताओ कि अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन पूछें या फोर्स पूछें तो बताओ, अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो फोर्स कितना, ma। अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो फोर्स कितना, ma। मल्टीप्लाई आर से करो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो आर एफ इक्वल एम ए आर। हमने बोथ साइड क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर एफ इक्वल एम ए आर। ठीक है, क्या आर एफ को देखकर याद आया ये टॉर्क होता है, आर एफ साइन थीटा। ये आपको अच्छी तरीके मालूम है कि टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर। जब आर और एफ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ये लाइन ऑफ एक्शन, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हो गई। फोर्स ऊपर लगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, तो फोर्स जब ऊपर लगा तो जरा बताओ, ये स्पेशल बात हो गई ना, ये आर है ये एफ है, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है। जहां क्रॉस लग जाए दैट इज साइन थीटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या लिखना चाहिए, आर एफ साइन थीटा, और साइन 90 बेटा 1 होता है। तो बताओ क्या बनेगा, आर एफ। ठीक है, ये मैक्सिमम कंडीशन को हम ले रहे हैं। अब बताओ बेटा, आर एफ को आपने क्या कहा, टॉर्क। जरा बताओ एम, क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि ए बेटा किसके इक्वल होता है, आर अल्फा। तो बताओ ए की जगह आर अल्फा अप्लाई करोगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर अल्फा। बताओ ए की जगह हम क्या अप्लाई करें, आर अल्फा। किसका रिलेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन विद एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ए किसके इक्वल, आर अल्फा। जरा अप्लाई करो आर अल्फा तो आर स्क्वायर अल्फा। जरा देखो टॉर्क किस पे डिपेंड है, एम आर स्क्वायर पे। क्यों, व्हेन अ बॉडी इज रोटेट अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट हैव कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर एक्सीलरेशन हो, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट दिए जाते हैं। तो भैया अगर ये कांस्टेंट है तो जरा बताओ कि टॉर्क किस पे डिपेंड है, एम आर स्क्वायर। और क्या आपको एम आर स्क्वायर को देख के याद आया इसको आई कहते हैं। तो एक नया रिलेशन मिल गया आपको कि टॉर्क टाउ किसके इक्वल होता है, आई अल्फा। किसके इक्वल होता है, आई अल्फा। और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब लीनियर का फोर्स मास पे डिपेंड है, लेकिन रोटेशनल का जो टॉर्क है जस्ट लाइक फोर्स, वो किस पे डिपेंड है बेटा, आई। और आई किस पे डिपेंड है, एम आर स्क्वायर। मतलब आपसे कोई पूछे कि रोटेशनल का मास बताइए क्या है, तो आप मास नहीं बता सकते, आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मास ऑफ द रोटेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं एम आर स्क्वायर। क्या कहते हैं, एम आर स्क्वायर। तो लीनियर का फोर्स एफ, रोटेशनल का फोर्स क्या, टॉर्क। ठीक है, लीनियर का बेटा मास एम ही होता है, और रोटेशनल का मास क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जरा बात को फिर से रिमाइंड कर लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सरफेस की प्रॉपर्टी है जो करती क्या है बेटा, जो रिलेटिव मोशन करते हैं ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इन द रोटेशनल मोशन, ये उसका अपोज करता है। ठीक है, अब वो बात तो समझ में आ गई कि हमने रोटेशन मोशन के फॉर्म में बता दिया, लेकिन हम जब अप्लाई करेंगे तो कैसे। तो हमने कहा लेट अ सिस्टम, एक हमने सिस्टम माना। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन एक वॉल के कॉर्नर को मान लिया। तो अगर वॉल के कॉर्नर को मान लोगे तो इस कॉर्नर से जितने भी बच्चे जिस डायरेक्शन में बैठे हो, हर बच्चे का मास है, हर बच्चे की एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। लेकिन समस्या यहां पर सिर्फ ये बात की है कि हो सकता है कि कोई परपेंडिकुलर हो और कोई परपेंडिकुलर, तो हमको वही डिस्टेंस लेनी है विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्टेंस को लेंगे जो बेटा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आई इक्वल क्या फॉर्मूला, सिग्मा एम आर स्क्वायर। आई इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। अच्छा ठीक, इतनी बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी। लेकिन बाई चांस थोड़ी देर के लिए मान लो कि सपोज दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम it is perpendicular from the axis of rotation and it have same center of mass। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये बेटा हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ली और यहाँ पर जितने भी पार्टिकल थे बेटा वो सब एक रेडियस को फॉलो कर रहे थे। अगर रेडियस को फॉलो करेंगे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे, तो यू नो दैट सर्कुलर पाथ हैव कांस्टेंट रेडियस।
क्या सर्कुलर पाथ में रेडियस चेंज होती है? रेडियस चेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखना उस समय I इक्वल सिग्मा mr² वैलिड नहीं होता। तो उस समय हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? तो उस टॉपिक को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। किस नाम से कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले इसको नोट कर लें। अब देखो हमने I का फॉर्मूला लिखा बेटा सिग्मा mr²। अब फिगर को मैं एक बार फिर समझा देता हूं। सपोज दैट आपके पास ये कोई एक सिस्टम दे दिया गया, ठीक, इसमें बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस रोटेशन से हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो मास m1 r1 डिस्टेंस पर था और बेटा ये इस तरीके रिवॉल्व होगा v स्पीड से। मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर बेटा ये मास m2 है और इसकी डिस्टेंस r2 है, ये v स्पीड से इधर रिवॉल्व होगा। तो पूरा सिस्टम रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करेगा तो I किसके इक्वल सिग्मा mr²। अच्छा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हम मान लेते हैं इफ ऑल द पार्टिकल, सारे पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल ओबे सर्कुलर पाथ। मान लो कि सारे पार्टिकल किसका ओबे कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ का मतलब इट हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा सारे पार्टिकल की जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सेम है बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। सारे पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम है एंड इट हैव सेम COM मतलब सेंटर ऑफ, और सबका सेंटर ऑफ मास भी सेम है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है बेटा? इट फॉलो, ये किसको फॉलो करता है? या इट हैव रेडियस, जो इसकी रेडियस होती है इज नोन एज, उसको कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कभी भी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि सिस्टम के सारे पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब इक्वल डिस्टेंस पर है तो कॉमन सेंस लगाओ, जब वो रिवॉल्व होंगे तो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, तो सबका सेंटर ऑफ मास भी फिक्स होगा। जैसे आपने देखा होगा जो व्हील होता है, व्हील में जो टायर होता है, टायर और ट्यूब, उसमें जो गैस भरी होती है, जो हवा होती है, वो मास, वो बेटा मास जितना ज्यादा होगा, आपने सुना होगा, आपने लोग कॉमन सेंस में कहते थे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, तो रोड पे आराम से चलती है, और जो लाइट गाड़ी होती है वो थोड़ी सी रोड में जंप करती रहती है। वो रीजन ही क्या है कि लार्ज स्पोक्स हैं, तो लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका स्पोक्स बड़ा होगा, जिसमें वेट मास ज्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने कहा सारे सिस्टम, व्हील जो होता है उसकी सारी स्पोक्स की डिस्टेंस सेम होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से, तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? I इक्वल mk², क्या लगाएंगे बेटा? I इक्वल mk², जहां पर k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, जहां पर k को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। ध्यान रखना, बॉडी कैसी भी हो जाए, किसी भी स्ट्रक्चर की हो जाए, 1D 2D 3D किसी को भी फॉलो करे, आप इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा I इक्वल mk²। लेकिन ये हर स्ट्रक्चर का बदल जाता है, ठीक है। ये कैसे बदल जाता है अभी हम इसके बाद बात करेंगे। अब देखो बेटा, ये जो आप इनर्शिया है किस किस पे डिपेंड है? तो पहली बात, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर, ऑब्जेक्ट के मास पर। तो जो हमारा I है वो डिपेंड करता है बच्चा किस पे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा उसके स्ट्रक्चर पे, शेप एंड साइज, किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज। तो ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पूछे इनर्शिया किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है। इनर्शिया किस पे डिपेंड है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड है।
इनर्शिया किस पे डिपेंड है? शेप एंड साइज पर डिपेंड है। और फोर्थ किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। मैंने कहा यहाँ पर मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं, तो बताओ n पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या बनाएंगे बेटा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लें, ऑल द मास आर सेम। सारे मास कैसे हैं? मान लीजिए कि सेम है, हम फॉर्मूला को सेट कर रहे हैं। सारे मास को हम थोड़ी देर के लिए सेम मान लेते हैं, तो क्या लिखोगे? m को कॉमन लोगे, यहां बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। बताओ एक पार्टिकल का मास m है ना, एक पार्टिकल का, हम इनटू n कर लें, n पार्टिकल थे, अब n से मल्टीप्लाई किया तो n से क्या कर लें? डिवाइड भी कर लें, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया। एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल का मास m, n पार्टिकल का m इंटू n, तो क्या याद आया कि m इंटू n को हमें कैपिटल M लिखना चाहिए। टोटल मास 10 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम, तो 10 का कितना? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम क्या हुआ? होल मास, पूरा मास। तो होल मास को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल M। तो बताओ I इक्वल क्या फॉर्मूला? कैपिटल M। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन में बच्चा n। I किसके इक्वल है? m के स्क्वायर। I किसके इक्वल? रेडियस ऑफ गायरेशन m के स्क्वायर। तो m के स्क्वायर इक्वल m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन में बेटा n। तो m से m, तो बताओ यहां से k का फॉर्मूला क्या बना? k इक्वल अंडर रूट, k स्क्वायर है ना, तो उधर जाएगा अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको 10 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, उनका सेपरेशन दे दे, मान लो कि 2 पार्टिकल है, कोई कह दे 3 सेंटीमीटर पे, एक 4 सेंटीमीटर पे, और कहे रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 पार्टिकल हुए, तो अपॉन में 2 लगा देना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 9 और 4 का 16, तो 16 और 9 25, 25 डिवाइड बाई 2, तो अब 25 तो 5 होता है, और 2 को बेटा अंडर रूट 2 लिख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दे, फिर आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछने लगे, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे k इक्वल अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन में n। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स देगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? जहां पर सारे पार्टिकल्स एक सिस्टम को फॉलो करें और सबका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो? सेम हो। तो I इक्वल बेटा m के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऑल द पार्टिकल्स हैव डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बट इट टेकन परपेंडिकुलर। हमको कैसा लेना है? परपेंडिकुलर लेना है। नोट कर लें। लेट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर लिया ABCD, एक स्क्वायर बेटा हमने लिया ABCD। ऑल द साइड्स आर 1 मीटर। बेटा सारी साइड्स कितनी हैं? 1 मीटर की हैं। बेटा यहाँ पर मास 2 kg है, मास 3 kg है, मास 4 kg है और मास 1 kg है। ठीक है, हमने आपको चारों कॉर्नर्स पे मास दे दिए। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान सुनिए, फाइंड MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड में हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। न्यूमेरिकल समझ गए? क्वेश्चन में क्या पूछा? हमको सेंटर से हमने निकाला है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कह रहा है कि बेटा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो जरा ध्यान समझना बेटा, बच्चा फॉर्मूला बताओ, I इक्वल सिग्मा mr स्क्वायर। ठीक है, क्या बच्चों एक बात बताओ, ये 1 मीटर का है तो ये बच्चा 0.5 होगा, या 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। जरा बताओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
क्या ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। क्या ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो क्या आपको 4 नहीं दिख रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर, 1 2 3 4 4 चीजें हुई। तो क्या फॉर्मूला बनाना चाहिए हमको, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। तो बताओ I इक्वल, बेटा किसी को m1 मान लो, आपके ऊपर डिपेंड, हम यहीं से स्टार्ट कर दें, चलिए यहीं से स्टार्ट कर दें। बताओ m1 कितना, 2 kg, बेटा 2 kg, ठीक है। इनटू बताओ r1 कितनी डिस्टेंस है, कितनी, 1/2, तो 1/2 का मतलब, बोलो इतनी बात कंफर्म, प्लस m2 कितना, 3 kg, कितनी डिस्टेंस, समझ गए होगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर कितना बेटा, प्लस का 4 इंटू बच्चा 1/4 समझ गए। फिर बेटा कितना, 1 kg, कितना दूर है, 1/2, तो 1 इंटू 1/4, बोलो बात सही, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। जरा सोचो 1/4 कॉमन दिख रहा है ना सबको, तो 1/4 कॉमन कर लो, 2 + 3 + 4 + 1, तो 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 हो गया 9, 9 + 1 हो गया इंटू 10। क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया 2.5, 4 2 8, 2 बचा, तो कितना 2.5 इंटू kg इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी एक सेकंड पार्ट इसका सुन लो बेटा, हम सपोज दैट इसको रोटेशन हटा दें, ठीक। अब मैंने AD साइड को कर दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। इसको कर दिया बेटा AD को, लेट, हमने क्या किया, लेट AD को क्या माना बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। AD को मैंने माना एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर कहा इनर्शिया बताओ, तो बच्चा देखो ये वाला तो एक्सिस पर ही आ गया, A पॉइंट तो एक्सिस पर आ गया और D पॉइंट भी एक्सिस पर आ गया, मतलब A पॉइंट की एक्सिस से और D पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस बची नहीं। क्या डिस्टेंस बची, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो A पॉइंट तो एक्सिस पर ही आ गया, तो A पर R कितना 0 और D पर R कितना 0, तो बचा क्या B, और कितना दूर है B, 1 मीटर, कितना मास, तो बताओ बेटा आई समझ गए होगे किसका किसका 0 है, तो सिग्मा m r स्क्वायर, I इक्वल m कितना बेटा 1 से स्टार्ट करो, तो 1 kg इंटू बच्चा कितना है डिस्टेंस 0 का स्क्वायर प्लस बेटा कितना 2 kg, कितनी डिस्टेंस 0 का स्क्वायर, समझ गए, प्लस बेटा कितना मास 3 kg, कितनी डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1, प्लस कितना बेटा 4, कितनी डिस्टेंस 1, तो 4 इंटू 1, तो बेटा ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, तो बेटा ये हो गया 3 + 4, तो फाइनल आंसर 7 kg इंटू मीटर स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, हम कॉर्नर से आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 हो गया, जब हम राइट बाइसेक्टर से आ रहे थे तो कितना था 2.5। ऐसे ही बेटा हम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते, इसको मानते तो ये दोनों 0 हो जाते, तो एक ये बचता एक ये बचता, इधर मान लेते तो इधर वाले 0 हो जाते, तो एक ये बचता, और बोलिए इतनी बात ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये था टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर मास सेपरेट था, अलग अलग दिया गया था। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जहां पर मास को कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसे लैमिना फॉर्म में, उसकी बात करेंगे, ठीक है।